नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते खबरों की ओर। जहां केदारनाथ विधानसभा में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। बीते दिनों भरानी सेन की बात करें तो वहां स्थित विधानसभा में भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठकें कर जल्द ही सख्त भू कानून लागू करने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने इसे अब चुनाव से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बैठक को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी क्षेत्र में कराना और उसको भू कानून की बैठक करार देना यह संकेत देता है कि भाजपा अपनी हार से डरी हुई है। वहीं इस पर भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को भ्रम फैलाने वाला करार दिया है। विरोध क्यों कर रही थी? वो कह रही थी सीबीआई जांच कराई जाए, ये कराई जाए, वो कराई जाए। उसके पीछे का उनका उद्देश्य था कि इस प्रदेश के बेरोजगार बच्चों को रोजगार न दिया जाए, उनको रोजगार से वंचित रखा जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए। ये उद्देश्य था। भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री बैठक ले रहे थे तो उसमें कैबिनेट होनी चाहिए थी। कैबिनेट नहीं थी तो पूरे प्रदेश के जिला अधिकारी इत्यादि लोग उसमें बुलाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये मंगलौर को रिपीट करने की कोशिश है और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और मुख्यमंत्री की घबराहट को दर्शाता है। विरोध क्यों कर रही थी? बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी को जमीन खरीद के मामले में नोटिस भेजने के बाद राजनीतिक हलचल भी मच गई है। इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि मामले की जांच में सही तथ्य सामने आने पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। गोविंद कुंजवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जमीन खरीद पर बनाए गए कानून का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में चितई क्षेत्र में मानकों के खिलाफ खरीदी गई जमीन जब्त की गई है। कुंजवाल ने स्पष्ट किया कि अगर जांच में अनियमितता पाई जाती है तो मनोज वाजपेयी के खिलाफ भी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है जो हमारे कानून के विरुद्ध जिन्होंने जमीन खरीदी होगी उस जमीन की जांच करवा रहे हैं और जांच करने के बाद अगर वो विधिवत नियमानुसार नहीं खरीदी गई है तो उसको सरकार ने जब्त करने का निर्णय लिया है। अभी चितई में कुछ जब्त भी हो गई है, तो मैं समझता हूँ वाजपेयी की जमीन की जांच हो रही है और जांच होने के बाद जो सही तथ्य सामने आएगा उसमें कार्रवाई। देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता अभियान के तहत उत्तरकाशी से राजवीर परमार समेत सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान भाजपा विधायक सुरेश चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी विधानसभा से सैकड़ों लोगों को सदस्य बनाने को लेकर उनका आभार भी व्यक्त किया। इसको लेकर सुरेश चौहान ने कहा कि भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगोत्री से 27,000 लोगों ने भाजपा की अब तक सदस्यता ग्रहण भी की है। आम व्यक्ति के लिए और जो हमारा एक नारा है कि अंतिम छोर का व्यक्ति आगे की लाइन पर खड़ा हो, उस दिशा में कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ गया उसका विकास कैसे हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की, बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों का जो है मन जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर लगातार जो हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज जो है लगातार जो है सदस्यता जो है बन रही है। वहीं भाजपा विधायक विनोद ने कांग्रेस पर लाशों पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति को बड़ी वजह बताया, जिस पर विनोद का कहना है कि कांग्रेस लाशों पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के पीछे कई वजहें होती हैं। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के पीछे की क्या वजह है। पहाड़ में कौन से पब चल रहे हैं? अगर 36 लोगों की मृत्यु होती है और बस खाई में गिर जाती है, वहां कौन सा पब वहां के लोग गए हुए थे? ये गलत बात है। सिर्फ देखिए, लाशों पर राजनीति इसी को कहते हैं। लाशों पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बहाने तलाशती है सरकार को घेरने के। वो मौत को भी मौत के तरीके से नहीं देख रही है, वो भी एक मौके के तरीके से देख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए। जबकि मेरा ये मानना है कि इतना जान माल का नुकसान हुआ है, इतने परिवार बर्बाद हो गए हैं, इतने परिवारों पर प्रभाव आया है, ये हम सबके लिए दुख का विषय है। इस पर तो हमको सुधारात्मक बात करनी चाहिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी अपनी जीत को कायम रखने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, जिसके चलते राजपुर विधायक खजान दास ने केदारनाथ विधानसभा के ऊखीमठ में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट की अपील भी उन्होंने की।
इसी बीच विधायक खजान दास ने कहा कि आशा नौटियाल के दोबारा विधायक बनने के साथ केदारनाथ विधानसभा में विकास की लहर भी आएगी। वहीं चंपावत के जिला कार्यालय सभागार चंपावत में जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ से आए भर्ती निदेशक कर्नल राहुल मेलगे ने बताया कि सेना के एंट्रेंस परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का फिजिकल और अभिलेखों का सत्यापन होगा। वहीं जिलाधिकारी ने भर्ती रैली के दौरान विभिन्न विभागों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। दो तरह की भर्तियां हैं। इसमें एक रिलीजियस टीचर्स की भी भर्ती हो रही है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो चयनित लोग हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा, और उसके बाद फिर अग्निवीर भर्ती होगी जो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के मध्य में होगी। इसमें जो हमारे रिक्रूटिंग ऑफिस की तरफ से जो उनके नोडल ऑफिसर थे उनके साथ आज हमने एक बैठक करी है, और उसमें जो भी हमारा सिविल के साथ जो उनका कोऑर्डिनेशन था और जो हमें उनकी तरफ से जो हमें उनको जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनकी सहूलियत के लिए हमने क्या क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी थी, इस पर आज चर्चा हुई है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना और उससे संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, और इस दौरान मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के काम लगभग पूरे हो चुके हैं, जबकि ग्रीन बिल्डिंग का काम देर से शुरू होने के कारण अभी तक गतिमान है। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के बचे कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए, और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है, और जो सीपीडब्ल्यू के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। 1000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें 500 करोड़ राज्य सरकार का, 490 करोड़ केंद्र सरकार का, तो 750 करोड़ के लगभग अभी हमारा इसमें खर्च हो गया, क्योंकि हमारे पास जो 200 कुछ करोड़ का जो ग्रीन बिल्डिंग का काम है वो भी हमारा जारी है। इसलिए लगभग हमारा पैसा जो वहां से आ भी गया है, उसको हम पूरा तरह से हम जब हमारी ग्रीन बिल्डिंग बन जाए उसको पूरा खर्च हम लोग कर पाए। अल्मोड़ा में यातायात बंद करने के निर्णय के खिलाफ व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट यूनियन और ट्रक और होटल एसोसिएशन के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बंदी को व्यापारियों और पर्यटन उद्योग के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने मांग की है कि रात के समय भी यातायात बहाल किया जाए, ताकि व्यापारी और पर्यटन से जुड़े व्यवसाय सामान्य रूप से चल सके। जो ये रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद कर रहे हैं, इससे टूरिज्म तो पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि जो भी गैस रुकेगा नाइट में ही रुकेगा। अब नाइट में अगर 8 बजे रूट बंद हो जाएगा तो टूरिस्ट ने तो रुकना नहीं है, नया आना है। अब रानीखेत जाएगा तो रानीखेत रुकेगा, क्यों नाइट में आएगा। हमारे होटलों का समस्त कारोबार इस एक महीने से, विगत महीने से बिल्कुल चौपट पड़ गया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं इसको बंद, रात को क्वारा पुल को बंद ना करें, क्योंकि इससे टूरिज्म तो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अपनी नगर इकाई, ग्रामीण इकाई और ट्रक यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, टैक्सी यूनियन और होटल एसोसिएशन के लेकर आज धरने में बैठना है। अगर जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर इस कार्य को अपना विरोध रूप नहीं दिया गया तो संपूर्ण बंद का आह्वान करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। हरिद्वार के चोली शाहबुद्दीनपुर में आवारा कुत्ते ने आतंक मचा दिया है। कुत्ते ने करीब आधा दर्जन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कि 3 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं सिविल अस्पताल की इमरजेंसी प्रभारी डॉक्टर वंदना भारद्वाज ने बताया कि लगातार कुत्ता काटने के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनमें कि छोटे बच्चे भी शामिल हैं।
भगवानपुर से आया हुआ मामला है और सामुदायिक केंद्र से आए हैं। वहाँ पे इन्हें इलाज में मिला, वहाँ से रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे थे और उनको कुत्ते द्वारा काट लिया गया है। कोई इन्हें बचाने भी गया, उनको भी काटा है। और ऐसा मामला कल भी आया था कि एक बच्चे को पहले भी काट लिया गया। अभी तक देखिए, वैसे तो हमारी ओपीडी में रोज ही ऐसे केसेस आते हैं, इंजेक्शन लगवाने आते हैं कुत्ते काटे के, लेकिन अब इमरजेंसी में भी 3-4 मामले अब तक जल्दी में ही आ चुके हैं। 8 बजे समथिंग एक लावारिस कुत्ता गांव में घुस गया है, जो छोटे छोटे बच्चों को आधे दर्जन से ज्यादा अधिक को उन्होंने काट लिया है। लोग बाग इधर उधर दौड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में 2 से 3 बच्चे अभी आए हैं और अभी जैसे हम हॉस्पिटल में यहाँ आए हैं तो गांव से और समाचार मिला है कि और 2-3-4 बच्चों को और काट लिया गया है। पता नहीं कहाँ से कुत्ता है, बड़ा कहर मचा रहा है अभी तक। हल्द्वानी से बरेली फन सिटी गए मुखानी के केवीएम स्कूल के छात्रों के दल में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर भी दी गई है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि चिल्ड्रंस डे के मौके पर केवीएम स्कूल के छात्रों का दल बरेली फन सिटी गया हुआ था। पूरी की पूरी लापरवाही स्कूल प्रशासन की है। सबसे पहले तो कॉल करके बताते हैं यहाँ घर पे कि आपकी बिटिया बेहोश हो गई है, हम इसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। उसके बाद तुरंत बाद फिर कॉल करते हैं कि आपकी बिटिया नहीं रही, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, हम इसको हॉस्पिटल में ले गए हैं। मैंने कहा चेक किया डॉक्टर ने? बोला नहीं, गाड़ी में ही चेक किया। मैंने कहा एडमिट किया? बोला नहीं किया। मैंने कहा आप इसको यहाँ रोकिए, मैं आ रहा हूँ। बोला नहीं, सी इज़ नो मोर, हम इसको वापस ले जा रहे हैं। ये बयान थे स्कूल के। इनको मैंने बोला आप वहाँ से रोक के मैं पहुँचता हूँ अगले 2 घंटे के अंदर, बरेली लाओ, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। ये लाए नहीं, क्योंकि जितनी देर में इसको हल्द्वानी लाए उतनी देर में मैं वहाँ पहुँच जाता। मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी की पूरी जाँच की जाए, सीबीआई जाँच कराई जाए, इसकी जाँच पूरी तरह से निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए इसकी। सबसे पहले जो हमारी प्रक्रिया है ना, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है और इसके बाद तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उसके बाद जैसे भी जो चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा विवेचना को। देखिए अभी तक तो यही है कि तहरीर दी है, उनकी तरफ से तहरीर आई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए मैं अभी फिलहाल तो सिर्फ अपने डोमेन पे ही बात करूँगा, तो हमारे यहाँ ये सूचना आई कि इस तरह से बच्चे की बॉडी आई है, तो जो भी इसमें सरकारी कार्रवाई होती है ना, जो भी शासन हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। प्रदेश के साथ ही अल्मोड़ा में भी पशुओं की 21वीं गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस गणना के लिए जिले में 7 टीमें गठित की गई हैं, जिनका नेतृत्व 15 सुपरवाइजर करेंगे। फरवरी 2025 तक चलने वाली इस गणना में सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर पशुओं की संख्या का आकलन करेंगे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश अग्रवाल ने बताया कि गणना के आंकड़ों का उपयोग पशुओं के रखरखाव और देखभाल से संबंधित योजनाओं के निर्माण और सुधार में किया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। हमारी पिछली गणना जो थी 2019 में 20वीं पशुगणना हुई थी। चूंकि ये 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज 2024 में हमारी ये 21वीं पशुगणना चालू हुई है, जो कि फरवरी 2025 तक नियत रहेगी। इस पशुगणना में हमारे समस्त पालतू पशुओं की गणना की जाएगी, जो कि आवारा पशुओं की भी होगी और साथ में हमारे जो पालतू पशु हैं उनकी भी गणना होगी। जंगल सफारी के लिए मशहूर राजाजी टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, जहां पार्क प्रशासन ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मोतीचूर और चीला रेंज के गेट खोल दिए। वहीं सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। बता दें कि मानसून सीजन के चलते 15 जून से 14 नवंबर तक राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद हर साल 15 नवंबर को सैलानियों के लिए पार्क खोला जाता है। पार्क खोलने के पहले दिन दूर दूर से पहुंचे काफी सैलानी उत्साहित भी नजर आए। आज से राजाजी टाइगर रिजर्व के सभी पर्यटक गेट खोल दिए गए हैं। 15 नवंबर से 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। इस बार हमने जो है पर्यटक सीजन को लेकर खास तैयारियां की हैं। हमारे सारे पर्यटक गेटों पे जो जितने भी हमारे पर्यटक मार्ग हैं उनका बढ़िया ढंग से रखरखाव किया गया है और जो भी पर्यटन संबंधी जो दिशा निर्देश हैं सभी जिप्सी चालकों को दिए गए हैं। उनकी इस बार विशेष रूप से ट्रेनिंग भी करवाई गई है और हम आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे राजाजी टाइगर रिजर्व में घूमने आए वो वनों और वन्य जीवों के प्रति जो है अच्छी भावना लेकर के और हमारे श्रीनगर गढ़वाल में बैकुंठ चतुर्दशी मेले में स्कूलों के बच्चों ने सामूहिक परेड और झांकियां निकाली।
परेड के दौरान उत्तराखंड के डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। वहीं स्कूलों के बच्चों ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के साहित्यिक, धार्मिक, पौराणिक कल्चरों की प्रस्तुति दी और मासूम बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि धन सिंह रावत ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही झांकियों और परेडों को पुरस्कृत भी किया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकोला जोन शुक्रवार को पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया है और अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। पार्क के निदेशक साकेत बडोला ने रिबन काटकर हरी झंडी दिखाते हुए भ्रमण पर आए पर्यटकों के कैंटर वाहन को रवाना किया। बता दें कि बरसात के दौरान 15 जून को हर वर्ष ढिकोला जोन बंद कर दिया जाता है और 15 नवंबर को इसे खोला जाता है। अब पार्क प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी करने के बाद इसे खोल दिया है। हाथी तो आई थिंक दिखते ही हैं, बट काफी जाने दिखेंगे। बच्चे हैं, काफी एक्साइटेड है बच्चे देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें और हम काफी ज्यादा उत्सुक हैं कि यहाँ पे हमें जंगली जानवर देखने को मिलेंगे और हमारे 2 ट्विन डॉटर्स हैं, तो उनको भी काफी उत्सुक हैं देखने के लिए। जो चीजें उन्होंने किताबों में पढ़ी थी वो अब उनको साक्षात रूप में देखेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं देखने के लिए और बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, इवन द स्टाफ हियर। हम लोग 17 लोग हैं पूरे, सब मिला करके। देखिए, जो देश का सर्वप्रथम और जो सबसे पॉपुलर जो टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व टाइगरों का और सबसे ज़्यादा नंबर टाइगरों का यहीं पर पाया जाता है, तो वो आज खुला है। और जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत प्यार और बहुत उत्साह वन्यजीव प्रेमियों के बीच में रहता है जोन में आने के लिए। 15 नवंबर को ये जोन खुलता है। आज हमने इसकी विधिवत शुरुआत की है, जिसमें कैंटर राइड से, जिप्सी से और लोग जो अंदर रुकते हैं उन लोगों का सब लोग यहाँ पर हैं। जो वन्यजीव प्रेमी हैं वो यहाँ पर हैं। तो हम लोग पर्यटकों के साथ साथ जो वनकर्मी हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन है और जो भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े उत्साहित हैं आज इस जोन की ओपनिंग से। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग जो यहाँ पर विजिट करते हैं, जो आते हैं पूरे टूरिज्म सीजन में जो आएंगे, वो यहाँ से वन्यजीव संरक्षण का जो संदेश है वो सिर्फ देश में नहीं विदेशों में। और नोएडा के इंटर कॉलेज पोखरी अजमेर ने स्कूल स्थापना दिवस के मौके पर गुरु सम्मान समारोह कार्यक्रम का एक आयोजन किया, जिसमें कि पूर्व शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम 1964 से लेकर 2023 तक के छात्रों ने आयोजित किया और इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 14 नवंबर 1964 को स्कूल की स्थापना हुई थी और प्रदेश में पहली बार पूर्व गुरुजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता देवी प्रसाद बडौनी ने वर्तमान में इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ट्रैक सूट देने की घोषणा की है। का जो संबंध होता है उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है, जिससे जितने भी हमारे बाकी के विद्यार्थी जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये उनके लिए एक बहुत अच्छा एक उनके सामने मतलब कि एक जैसे कहते हैं ना हम एग्जाम्पल रखा हुआ है कि भाई ये मेरे ख्याल से हमारे राज्य में होने वाला पहला कार्यक्रम है। तो इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है और पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व के सामने हमारा भारत देश जो है वो एक गुरुकुल के समान है। हमारे पूर्व छात्रों ने एक सोच पैदा की कि हमारे जो गुरुजी यहाँ से रिटायर हुए हैं उनके सम्मान में हम ये कार्यक्रम करवाएं, क्योंकि उन गुरुओं का बड़ा सहयोग रहा है विद्यालय के विकास में। यहाँ के छात्र बहुत जगह अच्छे अच्छे पदों पर हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने गुरुओं के सम्मान में ये कार्यक्रम रखें। तो मैंने इस कार्यक्रम को विद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित करने की सलाह दी और 14 नवंबर सन 1964 को इस विद्यालय की स्थापना हुई और सन 1964 से लेकर के 2023 तक के सभी विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को गुरु गरिमा और गुरु सम्मान कार्यक्रम का ये आयोजन है। बहुत अच्छा लग रहा है। मसूरी में गुरु नानक देव की 555वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांधी चौक और लंडौर बाजार स्थित गुरुद्वारा को सजाया गया और इस मौके पर 48 घंटे लगातार गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का और लंगर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु नानक देव का आशीर्वाद लिया और इस मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने देशवासियों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी और पूर्व सभासद जसबीर कौर, पूर्व पालिका अध्यक्ष उपन्यास और समिति अध्यक्ष कमलजीत सिंह ने कहा कि मसूरी में
धूमधाम के साथ गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। नाम जपो, कृत करो और वंड छको, मतलब भगवान का नाम लो और अच्छे कर्म करो और वंड के खाओ, मतलब बांट के खाओ। ये नहीं कि आप अकेले खाओ, आप पूरे बांट के खाओ। इसीलिए हर जितने भी हमारे देश में विदेश में गुरुद्वारे हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर हर वक्त लंगर चलता है। प्रकाश पर्व था जो कि लाइब्रेरी गुरुद्वारा साहब ने बड़ी धूमधाम से मनाया है। हजूरी रागी जत्थे ने बड़े अच्छे कीर्तन करे हैं और काफ़ी संगत का इकट्ठे हुए हैं। इस दिन हमने लंगर का भी आयोजन किया है और शाम को आतिशबाजी करेंगे और उस समय शाम को भी चाय का लंगर होगा। यहाँ पे सब पूरे जो भी रिलीजन के हैं, सारे रिलीजन के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज गुरु का लंगर यहाँ पर लोग बरतेंगे। रागी जी जो यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है शबद कीर्तन हुआ है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आए, मत्था टेका है। सबने अपनी आज के दिन अपने प्रदेश की, अपने देश की खुशहाली के लिए वाहिगुरु से प्रार्थना की है। नाम जपो। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।